नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कवि निराला की क्रांति का आह्वान करती कविता बादल राग। यह है आपका चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 2, कक्षा 12 के लिए हिंदी की यह आधार पाठ्य पुस्तक है। इसके काव्यखंड का पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। सबसे पहले देखते हैं कवि का जीवन परिचय। निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर जिले के महिसादल नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। नौकरी के कारण वे महिसादल चले आए थे। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और 14 वर्ष की आयु होने पर उनका विवाह मनोहरा देवी से किया गया। उनका पारिवारिक जीवन कष्ट में रहा। सन 1918 ईस्वी में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी एक मात्र पुत्री सरोज का भी निधन हो गया। इस तरह एक के बाद एक परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। निराला जी ने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया था। उनके उनकी साहित्य के अतिरिक्त दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र आदि में भी रुचि रही। उनका व्यक्तित्व निराला था क्योंकि उनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण उन्हें साहित्य जगत में निराला नाम मिला। आप उस समय के सरस्वती, मर्यादा, समन्वय, मतवाला, सुधा आदि हिंदी के प्रसिद्ध पत्रों के साथ जुड़े रहे। सन 1961 में आपका देहावसान हो गया। देखते हैं रचनाएं। सभी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा अपरा जो एक काव्य संचयन है, संकलन है। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे जो कि अपूर्ण रह गया था, चमेली यह भी अपूर्ण है, और इंदुलेखा यह भी अपूर्ण है। कहानी संग्रह है लिली, सखी, सकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी। निबंध आज और आलोचना है रविंद्र, कविता कानन, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन और संग्रह। देखते हैं साहित्यिक योगदान। निराला छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला में से एक थे। हिंदी साहित्य में इनकी ख्याति विशेष रूप से इनकी कविताओं के कारण हुई। कविता को नया स्वरूप देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि रहे जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंद कर नहीं रह पाता। हिंदी साहित्य में उनकी मौलिक मुक्तक, छंद की कल्पना, जो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करती है। देखते हैं पाठ का परिचय। बादल राग। प्रस्तुत कविता में कवि निराला क्रांति का आह्वान करते हैं। छोटे गरीब आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। मजदूर किसान की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। समाज में जो वंचित लोग हैं वह क्रांति के माध्यम से ही अपना पक्ष रख सकते हैं। गर्मी की ऋतु में तपती धरती पर बादल क्रांति का संदेश प्रकट करता है। बादलों के बरसने के बाद चारों ओर हरियाली और खुशहाली हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जो किसान अकाल से चिंतित हैं, उनकी व्याकुलता समाप्त हो जाती है।
बादल की ये क्रांति संसार में एक नए परिवर्तन के रूप में प्रकट होती है। देखते हैं कविता। तैरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्धृत है। इसके रचयिता निराला जी हैं। कवि बादल के माध्यम से किसानों मजदूर वर्ग को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। जो जनसाधारण दुख से त्रस्त है उन्हें बादल क्रांति करने का रास्ता दिखाता है। देखते हैं व्याख्या। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि जिस तरह समुद्र के ऊपर हवा बहती है, उसी प्रकार चंचल रहने वाले सुख के ऊपर दुख की छाया सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार संसार का हृदय ग्रीष्म ऋतु में दुखित रहता है, उस पर दया रहित बाढ़ की स्थिति सदैव बनी रहती है। इस कारण से सब कुछ जल में मग्न दिखाई देता है। कवि पुनः युद्ध जीतने की अभिलाषा से युक्त बादलों का आह्वान करता है। कवि कहता है कि पृथ्वी के अंदर बीज के अंकुर सुप्त अवस्था में दबे हैं, किंतु नगाड़ों की आवाज के समान तुम्हारी अर्थात बादलों की गड़गड़ाहट से अंकुर जग जाएंगे और नए जीवन की आशा से परिपूर्ण हो अपना सिर उठाकर तुम्हारी ओर, तुम्हारी तरफ टकटकी लगाकर देखेंगे। अर्थात वर्षा के समय पृथ्वी के अंदर सुप्त अवस्था में दबे बीज अंकुरित होकर एक बड़ा पेड़ बनने के लिए लालायित रहते हैं। फिर बार बार गर्जन बरसन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अश्निपात से शापित उन्नत सत्सत वीर, छत विच्छत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। देखते हैं व्याख्या। कवि बादल से आशा करता है कि वे मूसलाधार अर्थात मोटी मोटी बूंदों के रूप में बरसेगा, जिसकी गर्जना सुनकर सारा संसार अपना हृदय थाम लेगा। दूसरी ओर कवि कहता है कि अग्नि गिरने अर्थात संकटों के कारण जो बुरी तरह से पीड़ित हैं, ऐसे सैकड़ों वीरों को अब क्रांति के लिए जाग जाना चाहिए। वे बुरी तरह से संकट के कारण घायल हो चुके हैं, उनका शरीर मृतक के समान हो गया है, किंतु जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वे संघर्ष की घड़ी में आसमान को छूने तक का बल रखते हैं, अर्थात किसी भी तरह अन्य लोगों से पीछे नहीं, किंतु परिस्थितिवश वे इन कष्टों से घिर गए हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुधार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रफ से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल, विप्लव प्लावन क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। व्याख्या। कवि कहता है कि बादलों के बरसने के बाद अंकुरित बीज हल्के हल्के हरे भरे पौधे के रूप में हंसते हुए प्रतीत होते हैं। यह पौधे हिलते डुलते प्रसन्न होते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो वे अपने हाथ उठाकर तुम्हें बुला रहे हों। बादलों के अत्यधिक बरसने के बाद भी छोटे छोटे पौधे बाढ़ में भी सुंदर लग रहे हैं। कवि कहता है कि वह कोई ऊंची इमारत के कमरे नहीं, बल्कि आतंक पैदा करने वाले भवन। किनके लिए? झुग्गी झोपड़ियों के लिए। उनके सामने जो झुग्गी झोपड़ी हैं उनके सामने बड़े बड़े जैसे भवन होते हैं उनके समान हैं, क्योंकि कीचड़ पर सदैव ही बाढ़ का पानी ही गिरता है, किंतु ऐसी कीचड़ में भी छोटे छोटे प्रसन्न मुख कमल अर्थात गरीब मजदूरों के छोटे बच्चे से हमेशा पानी गिरता है। प्रसन्न कमल से हमेशा पानी गिरता है। उनका कोमल शरीर बचपन में भी ऐसी परिस्थितियों, रोग और शोक आदि से में सदैव हंसता रहता है, अर्थात यह अनेक कष्टों में भी हंसने की प्रेरणा देते हैं। जो पौधे हैं उनके विषय में बताया गया है, वह गरीब मजदूरों के बच्चों के समान हैं, और उनके सामने जो घर हैं, बड़े बड़े अट्टालिका हैं, वह उस समय वह जो पौधे हैं वह गरीबों की झुग्गियों के स्वरूप हैं। ठीक है, दो अलग अलग रूप दिखाए गए हैं छोटे पौधों के। एक में गरीब बच्चे हैं गरीब मजदूरों के, और दूसरी को झुग्गी झोपड़ियों का प्रतीक है। ठीक है,
आगे है, रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर काप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीश शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार, हे ए जीवन के पारावार। देखते हैं व्याख्या। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि गर्मी में धरती पर तपिश बढ़ जाती है, जिससे धरती जलने लगती है। ऐसे में बादल क्रांति का संदेश लेकर आते हैं, क्योंकि चारों ओर सब कुछ मुरझाया हुआ है। किसानों का संचित किया हुआ धन भी अब समाप्त हो गया है, उनका संतोष टूट गया है और वे दुखी हैं। यदि कभी सुंदर अंगों वाली युवती उनके हृदय से लिपटने का प्रयत्न भी करती है, तब उनकी पत्नी प्रेमवश उनके पास आना भी चाहती है, तो उनके हृदय पर भय की रेखाएं साफ दिखाई देती हैं। इसलिए हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए बरसो। अर्थात बारिश ना होने का कृषक दुखी है, उसके पास धन नहीं है जिससे वह पानी की व्यवस्था कर सके, तो वो बस इसको देख रहा है कि कैसे भी बादल गरजे और उसकी जो धरती है, उसकी कृषि भूमि है, वह तर हो जाए और आगे वे खेती कर सके। कवि बादलों को किसान की दयनीय स्थिति के बारे में बताते हुए कहता है कि बहुत समय से वर्षा के न होने से किसान के सामने अकाल की स्थिति बन गई है, जिससे वह भयभीत हैं। ऐसी स्थिति में वे निराश होकर अपने चेहरे को ढकने लगे हैं, उनकी भुजाएं कमजोर व शरीर क्षीण हो गए हैं। इसलिए हे बाढ़ लाने वाले वीर बादल, तुम्हें किसान व्याकुल हृदय से बरसने के लिए बुला रहे हैं। अकाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उन्हें लगता है कि उनका जीवन महत्वहीन है, उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। इसलिए हे जीवन प्रदान करने वाले समुद्र रूपी बादल कृपा कर बरसने लगो। जो अकाल पड़ गया, बहुत समय से जब बारिश नहीं होती है तो कृषि नहीं हो पाती है और भूमि के जो जल होता है वह भी सूखने लगता है और भूमि कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। फिर उसके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक समय तक जब उसमें पानी रहता है तब वह फिर से बंजर भूमि जो है कृषि करने लायक होती है। तो सभी देख रहे हैं कि बहुत समय हो गया, अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है और कैसे भी बारिश हो जाए, बादलों की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कविता बादल राग। आज देखते हैं हमने इस कविता में क्या विशेष था, उसको जानें। वीररस प्रधान कविता है, प्रगतिवादी विचारधारा कविता है, मुक्त छंद, खड़ी बोली हिंदी है। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया गया है। कृषक की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण हुआ है। कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। यह था आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। वीडियो थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।